हाय एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम 11 से आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये हम 2021 का पेपर सॉल्व कर रहे हैं, यूपीएससी का जनरल स्टडीज़ वन का। एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से सॉल्व करने का प्रयास कर रहे हैं और क्वेश्चन हम जैसे जैसे सॉल्व कर रहे हैं वैसे हम सीखते भी जा रहे हैं एक तरीके से कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जा सकता है, कौन से क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए किस टाइप की अंडरस्टैंडिंग चाहिए, बैकग्राउंड में हमें कितना काम किया होना चाहिए, एलिमिनेशन को हम एग्ज़ाम हॉल में कैसे लगाएंगे और कौन से क्वेश्चंस थोड़ा दिमाग लगा के थोड़ा एलिमिनेशन से या फिर थोड़े से लॉजिकल सेंस में हो सकता है, और ऐसे भी क्वेश्चंस जिनको एग्ज़ाम हॉल में सॉल्व करना डिफ़िकल्ट है, आप श्योरिटी से नहीं बता सकते कि आंसर आएगा या नहीं आएगा। तो ये छोटा सा बैकग्राउंड था, कंटेक्स्ट था। चलिए शुरू करते हैं 11th क्वेश्चन से। क्वेश्चन है, द मनी मल्टीप्लायर इन एन इकोनॉमी इंक्रीजेज विद विच ऑफ द फॉलोइंग। मनी मल्टीप्लायर, ठीक। क्वेश्चन है इकोनॉमी का, 4 स्टेटमेंट दे रखी है, 4 में से सिर्फ एक से ही होने वाली है। क्वेश्चन मतलब लॉजिकल है और आसान है, ठीक। जितना हमने बैकग्राउंड देखा उसके हिसाब से। आगे, इंक्रीज इन कैश रिजर्व रेशियो ऑफ द बैंक। CRR अगर हम बढ़ा देंगे तो क्या हो जाएगा, पैसा RBI के पास ज़्यादा रहेगा, RBI के पास ज़्यादा रहेगा तो बैंक के पास कम रहेगा इकोनॉमी में डालने के लिए। तो ये तो क्वेश्चन सीधे सीधे गलत है, मतलब ये ऑप्शन सीधे सीधे गलत है। आगे, इंक्रीज इन SLR रेशियो ऑफ द बैंक। SLR भी अगर बढ़ा देंगे तो बैंक्स के पास तो कम पैसा रहेगा लोगों को लेंड करने के लिए, और यहाँ मनी मल्टीप्लायर की बात हो रही है, तो ये भी स्टेटमेंट हमारी गलत हो गई। आगे, इंक्रीज़ इन बैंकिंग हैबिट ऑफ द पीपल। हाँ, अगर बैंकिंग हैबिट अगर बढ़ती है तो ये एज ए मल्टीप्लायर काम करता है, ये पता है, मतलब ये सिंपल से कॉमन सेंस है। आगे, इंक्रीज़ इन पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री। अब पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मनी मल्टीप्लायर हो, और पॉपुलेशन जो बढ़ रही है वो अगर मोस्टली अनएम्प्लॉयड है या फिर गरीब है तो ये ज़रूरी नहीं है। तो ये क्वेश्चन आसान था, लॉजिकल था, सी इसका ऑप्शन है, सीधा सीधा इकोनॉमी का क्वेश्चन है, इकोनॉमी का बेसिक तैयार होना चाहिए। आगे देखता हूँ 12वां क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू इंडियन इकोनॉमी, डिमांड पुल इन्फ्लेशन, ठीक है, कैन बी कॉज्ड और इंक्रीज बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। डिमांड पुल इन्फ्लेशन मतलब डिमांड बढ़ रही है उसकी वजह से इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, ठीक है। देखते हैं, एक्सपेंशनरी पॉलिसी सरकार की, ठीक है, हो सकता है, नहीं भी हो सकता, फाइन। ऑप्शंस देख लेते हैं एक बार, और क्या पूछा गया है, करेक्ट आंसर पूछा गया है, ठीक है, करेक्ट हमने सर्कल कर दिया, और ऑप्शंस मल्टीपल ऑप्शंस है, तो इनमें से कोई ऑप्शन सही हो सकता। एक्सपेंशनरी पॉलिसीज़, ठीक है, हो सकता है, नहीं भी हो सकता, अभी सीधे इस पर नहीं जाता। फिस्कल स्टिमुलस, अगर सरकार अगर पैसा डाल रही है इकोनॉमी में, हाँ ठीक है, ये सही है एक तरीके से। आगे, इन्फ्लेशन इंडेक्सिंग वेजेस, मतलब इन्फ्लेशन के अकॉर्डिंग वेजेस जो है उनको रेशनलाइज करना या इंडेक्स करना, मतलब इन्फ्लेशन अगर बढ़ रहा है तो वेजेस को बढ़ाना होगा, तो सही है, ज़्यादा पैसा आएगा मार्केट में, ये भी सही है एक तरीके से। आगे, हाइयर परचेजिंग पावर, परचेजिंग पावर अगर लोगों की बढ़ जाएगी तो ज़्यादा डिमांड होगी गुड्स की, ठीक है, ये भी सही है एक तरीके से। अभी सिर्फ हम मोटा मोटा देख रहे हैं स्टेटमेंट सही है या नहीं है, ठीक है, आंसर्स पे बाद में आएंगे। आगे, राइजिंग इंटरेस्ट रेट्स, जो मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ ना इन क्वेश्चन से, ये एकदम ध्यान से सुनना, ये बहुत काम आएगा प्रीलिम्स में। अब ये कह रहा है राइजिंग इंटरेस्ट रेट, अगर हम बैंक्स के इंटरेस्ट रेट को अगर बढ़ा देते हैं तो क्या होगा, लोग लोग कम पैसा बैंक से लेंगे एज अ लोन, ठीक है, कम पैसा लोन में लेंगे लोग क्योंकि इंटरेस्ट रेट ज़्यादा। अब कम पैसा लेंगे तो इकोनॉमी में कम पैसा होगा, इकोनॉमी में एज सच पैसा कम होगा, पैसा कम होगा तो डिमांड भी कम हो जाएगी, समझ रहे हो। तो इसलिए ये ऑप्शन तो 100% नहीं आएगा। अब इस क्वेश्चन से हमने क्या देखा, देखो सबसे पहले इकोनॉमी का क्वेश्चन है तो ये लॉजिकल होगा, क्वेश्चन पढ़ के हमें लगा लॉजिकल। ऑप्शंस हमने देखे तो मल्टीपल ऑप्शंस में से आंसर्स होने वाला है, तो इसमें से हाईली पॉसिबल है कि एक ऑप्शन को एलिमिनेट करके शायद आंसर निकाला जा सके, ये पॉसिबल है, ठीक है, ये कंटेक्स्ट है। अब हमने इसी में देखा कि राइजिंग इंटरेस्ट रेट, ये ऑप्शन तो 100% गलत है, तो ये तो निकल जाएगा, तो हम 5th वाला ऑप्शन निकालेंगे। अब देखिए, पहले जो 4 स्टेटमेंट्स हैं उनके बारे में आपको आइडिया होता नहीं होता, 100% अगर पता नहीं भी होता फिर भी आंसर आपका निकल रहा था, समझ लो। इकोनॉमी का क्वेश्चन है, लॉजिकल क्वेश्चन था और एलिमिनेशन से हो गया, ये समझना हमें। अब ये जो पैटर्न्स है ना, हम बाकी पेपर्स में भी बाकी क्वेश्चंस में भी देखेंगे, ठीक है, इसलिए इन पैटर्न्स को अपने दिमाग में मतलब एक तरीके से गार्ड बांध के चलो। आगे चलता हूँ, 13th क्वेश्चन पे आता है। 13th क्वेश्चन क्या है, विद रेफरेंस टू इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, ठीक है। आगे, रिटेल इन्वेस्टर्स थ्रू डीमैट अकाउंट कैन इन्वेस्ट इन ट्रेजरी बिल्स, ओके, एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डेप्ट प्राइमरी मार्केट, ठीक है, ये भी करंट अफेयर्स है क्योंकि RBI ने उस साल रिटेल इन्वेस्टर्स को जो गवर्नमेंट डेप्ट है उसमें पैसा इन्वेस्ट करने की एक तरीके से अनुमति दे दी थी, ये शुरुआत कर दी थी,
ठीक है। तो ये वही स्टेटमेंट है, ये जेनरिक है, ये सही है ये, बट आपको तभी पता होगा जब उस साल का करंट अफेयर्स पढ़ा होगा। करंट अफेयर्स हमने पीछे भी एक क्वेश्चन में देखा है कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है वो। ठीक है, तो किस चीज़ से रिलेटेड था? बैंक्स को रेगुलेट करने से, कोऑपरेटिव बैंक्स था उनके रेगुलेशन से, कि आरबीआई के एम्बिट में आ गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। निगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम्स ऑर्डर मैचिंग इज अ गवर्नमेंट सिक्योरिटी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, फैक्चुअल है, ये हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, एग्जैक्टली पता है तो ठीक है। आगे देखते हैं। CDSL इज जॉइंटली प्रमोटेड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड द बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। अब ये भी फैक्चुअल है। अब इसमें एज सच कुछ दिमाग लगाने वाला है नहीं ज़्यादा, ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है आपको? करेक्ट। तो अगर आपको एग्जैक्टली पता है कि CDSL इसके अंदर आता है क्या, RBI और BSE के अंडर, और जो निगोशिएटेड डीलिंग ऑर्डर मैचिंग है ये RBI ने शुरू किया है प्लेटफॉर्म, तो आप ये सवाल को कर सकते हो। अब इसमें पहला और दूसरा स्टेटमेंट तो सही है, पहला और दूसरा तो 100% सही है। ठीक है, अब जब ऑप्शंस हम देख रहे हैं, ऑप्शंस में हमें दिख रहा है 1 और 2 सिर्फ बी वाले केस में है, बी के अलावा 1, 2, 3 तो आज सच कहीं नहीं है ऑप्शन में। और जब मुझे पता है कि 1 और 2 100% सही होंगी तो मैं इसके साथ जा सकता हूँ, बी के साथ जा सकता हूँ। 13 का आंसर देख लेते हैं एक बार। यूपीएससी ने क्या दे रखा? 13 13 का दे रखा है, 13 का बी दे रखा है। ठीक है, तो ये हमने देख लिया, यहाँ से मैच कर लिया। वापस आता है हमारे क्वेश्चंस पे। तो खेल जो हो रहा है ना यहाँ पे, खेल एक तो ऑप्शन से हो रहा है और नीचे जो सिलेक्शन वाले ऑप्शन दे रखे हैं ना, इनसे भले आपको क्वेश्चन के बारे में एग्जैक्टली ज़्यादा आइडिया नहीं है, फिर भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अपनी थोड़ी नॉलेज से, आधी नॉलेज से भी सॉल्व कर सकते हो। शर्त ये है कि ऑप्शन के साथ भी ढंग से खेलो। तो ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में सॉल्व किया जा सकता था अगर करंट अफेयर्स की थोड़ी सी नॉलेज होती और एलिमिनेशन लगाया जा सकता था। एलिमिनेशन एक तरीके से हमने यहाँ पे ऑप्शन का एलिमिनेशन लगा दिया कि कौन सा हमें 100% पता है उसके अकॉर्डिंग। आगे चलते हैं। विद रेफरेंस टू वाटर क्रेडिट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इट पुट्स माइक्रो फाइनेंस टूल्स टू वर्क इन द वाटर एंड सैनिटेशन। सबसे पहली बात, ऐसे जो क्वेश्चन आते हैं ना, ऐसे क्वेश्चन के बारे में किसी को कोई आइडिया नहीं होता पेपर में। जैसे वाटर क्रेडिट है, मुश्किल से किसी ने सुना होगा। ठीक है, ना इसका नाम सुना है ना इसके बारे में कुछ पता है। तो पहली बार पहली इटरेशन में जब ऐसे क्वेश्चन करोगे तो उस पर मस्त ऐसे सर्कल लगा लो, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं होगा। सेकेंड इटरेशन में इन क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना। यहाँ पे देखता हूँ एग्जाम में हो सकता था या नहीं हो सकता था। इट पुट्स माइक्रो फाइनेंस टूल्स टू वर्क इन द वाटर एंड सैनिटेशन सेक्टर। ये एक तरीके से बहुत जेनरिक स्टेटमेंट लग रही है, तो ये तो 100% सही होगी। ये ऐसा कुछ होगा, माइक्रो फाइनेंस का कुछ टूल होगा, क्योंकि यहाँ पे क्रेडिट वर्ड आ रखा है, टू वर्क इन द वाटर एंड सैनिटेशन सेक्टर। वाटर क्रेडिट बोला है तो वाटर एंड सैनिटेशन सेक्टर में ही काम कर रहा होगा, तो पहला तो 100% सही है। पहला 100% सही है, मतलब ए, सी और डी में से आंसर होगा। आगे, इट इज़ अ ग्लोबल इनिशिएटिव लॉन्च अंडर द एजेस ऑफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एंड WHO प्लस W बैंक। ठीक है, इट एम्स टू अनेबल द पुअर पीपल टू मीट देयर वाटर नीड्स विदाउट डिपेंडिंग ऑन सब्सिडीज। ये भी काफ़ी हद तक जेनरिक स्टेटमेंट लग रहा है, पहला और तीसरा। तो पहला और तीसरा तो हो सकता है, तो यहाँ पे एलिमिनेट कर करके आप कहाँ पे आ जाते हैं? सी और डी में से कोई एक ऑप्शन सही होता है। ठीक है, अब ये जो क्वेश्चन है ना, इनको भी हम सॉल्व करने की एक अलग से ट्रिक देखेंगे कि जब कुछ भी नहीं आ रहा हो ना पेपर में, तो एक अलग ही लेवल के जुगाड़ लगाया जाता है, अलग ही लेवल के तुक्के लगाए जाते हैं पेपर में। उन्हें हम आगे डिस्कस करेंगे, मगर अभी ऐसे डिस्कस करने का कोई सेंस बनता है नहीं। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करना एग्ज़ाम में डिफ़िकल्ट था। एक ही तरीका था, वो था तुक्का मारना। ठीक है, तुक्के के अलावा तो मुश्किल था, तो इसे हटा देता हूँ। आगे देखते हैं 15वां क्वेश्चन। इन इंडिया द सेंट्रल बैंक्स फंक्शन एज अ लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट। ठीक है, लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट की बात हो रही है, यूजुअली रेफर्स टू द फॉलोइंग। इकोनॉमी का क्वेश्चन है, इकोनॉमी के बेसिक का क्वेश्चन है। मल्टीपल स्टेटमेंट्स आंसर हो सकता है, हमें करेक्ट आंसर पता करना है। ठीक है, देखते हैं। लेंडिंग टू ट्रेड एंड इंडस्ट्री बॉडीज़, ट्रेड एंड इंडस्ट्री बॉडीज़ व्हेन दे फेल टू बोरो फ्रॉम अदर सोर्सेस। सेंट्रल बैंक की बात हो रही है, RBI की बात हो रही है। लेंडिंग टू ट्रेड एंड इंडस्ट्री बॉडी मतलब इंडस्ट्रीज़ को पैसा देना। आज तक कभी सुना है ऐसा कि RBI ने किसी इंडस्ट्री को पैसा दिया? नहीं सुना, काट दो इसको सीधे से। पहला तो कट गया, अब बचे 3, इनमें से कोई होगा। प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी टू बैंक्स हैविंग टेम्परेरी क्राइसिस, ये हमें पता है कि RBI क्या करता है, बैंक्स को पैसा देता है। ठीक है, तो 2 तो सही होगा, तो 2 सही होगा तो डी को काट दो, तो ऑप्शन या तो बी होगा या तो सी होगा, दोनों में से एक होगा। अब देखते हैं, लैंडिंग टू गवर्नमेंट टू फाइनेंस बजटरी डेफिसिट।
अब देखिए यहाँ पे क्या हो सकता है, यहाँ पे कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकता है क्योंकि एग्ज़ाम हॉल में इतना प्रेशर होता है आप जो फ्लो में क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ तो फ्लो में पढ़ पढ़ के ये लगेगा कि हाँ आरबीआई क्या करता है, आरबीआई सरकार को भी पैसा देता है, ठीक है। तो हो सकता है कि शायद एज ए लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट काम कर रहा हो, या फिर आरबीआई जो प्रॉफिट जनरेट करता है वो सरकार के साथ तो उसे शेयर करना ही होता है, ठीक है। ये थॉट प्रोसेस बता रहा हूँ मैं जो एग्ज़ाम में आती है कैंडिडेट के दिमाग में, इस चक्कर में बहुत सारे क्वेश्चन हमारे गलत हो जाते हैं। वैसे 50-50 चलता है, बहुत सारे गलत भी हो जाते हैं, बहुत सारे सही भी हो जाते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमें जो लेंडर टू लास्ट रिसोर्ट जो है उसकी एग्जैक्टली डेफिनेशन पता होनी चाहिए। पेन हमारी ख़त्म हो गई क्या? नहीं, चल तो रही है, ठीक है। तो आरबीआई का काम क्या है? आरबीआई का काम क्या है कि बैंक जो है बैंक्स को पैसा देती है वो, अगर बैंक्स को दिक्कत आ जाए तो एज सच वो सरकार को पैसा नहीं देती। लेंडिंग टू गवर्नमेंट टू फाइनेंस बजटरी डेफिसिट को फाइनेंस करने के लिए तो वैसे ही पैसा एज सच नहीं देती जो इस डेफिनेशन में आ रहा है लेंडर टू लास्ट रिसोर्ट। इसका एग्जैक्टली मतलब है कि बैंक को पैसा देना। तो हो सकता था कि एग्ज़ाम में आप इसका आंसर बी या सी में से एक टिक कर आओ, ठीक है, हाईली पॉसिबल था। ओवर थिंकिंग अगर होती तो सी टिक हो जाता, या फिर फ्लो में भी सी टिक हो सकता था, ठीक है। तो यहाँ पे अपने बेसिक्स जो है ना, बेसिक्स के साथ स्टिक करके रहना कि एग्ज़ाम में होता है कन्फ्यूजन होता है कि यार ये भी सही हो सकता था, थर्ड भी तो हो ही सकता था, क्योंकि दिमाग सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़ हमें इसी हिसाब से करता है कि हम एक्स्ट्रा सोचने लग जाते हैं कि यूपीएससी ने ऑप्शन दिया है तो ये भी हो सकता है। बट इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर ओनली बी होगा। इकोनॉमी का क्वेश्चन है, लॉजिकल क्वेश्चन है, ठीक है, मगर इकोनॉमी के बेसिक्स पढ़े हुए होने चाहिए तब ये क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा, अदरवाइज डिफिकल्ट है। आगे देखते हैं R2 कोड ऑफ प्रैक्टिसेस। नहीं पता, अगर किसी ने सुना हो, ठीक है, रटा हो, गलती से आ गया हो, करंट अफेयर्स में पढ़ लिया हो, कहीं पढ़ लिया हो तो क्वेश्चन हो पाएगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा एग्जाम में। उसके बाद क्या करना पड़ेगा? इस पर भी तुक्का मारना पड़ेगा। जब अपनी तुक्के वाली बढ़िया सी सीरीज डिस्कस करेंगे ना अलग से, स्पेसिफिक तुक्के वाले सारे क्वेश्चन को अलग करके क्लब करके, तब वहाँ पे सॉल्व करेंगे इसे। फिर भी इसका ऑप्शन देख लेता हूँ। R2 कोड ऑफ प्रैक्टिसेस, इन्वायरमेंटली रिस्पॉन्सिबल प्रैक्टिसेस इन इलेक्ट्रॉनिक्स रिसाइकलिंग इंडस्ट्री, हो सकता है, नहीं हो सकता, पता नहीं। आगे इकोलॉजिकल मैनेजमेंट ऑफ वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, रामसर, हो सकता है, नहीं हो सकता, पता नहीं। सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस इन द कल्टिवेशन ऑफ एग्रीकल्चर क्रॉप्स, ठीक है। इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, चारों में से किसी भी ऑप्शन का ना आइडिया है ना पता है R2 के अंदर आएगा नहीं आएगा, जैसे मान लो बोला। जब नेक्स्ट इटरेशन में होगी या फिर जब लास्ट में से तुक्के वाले क्वेश्चंस बचे रहेंगे तब इनको करेंगे, अगर हमारे नंबर ऑफ क्वेश्चन जितने हमें अटेम्प्ट कर रहे थे उतने अगर नहीं हो पाया तो। आगे चलता नेक्स्ट 17 क्वेश्चन पे। वाई इज़ देयर अ कंसर्न अबाउट कॉपर स्मेल्टिंग प्लांट्स? ये जो क्वेश्चन है ना, इस क्वेश्चन के सेम तरीके का ट्रेंड यूपीएससी ने दूसरे क्वेश्चन में ही फॉलो कर रखा है। अब इस क्वेश्चन को अगर हम कॉन्सेप्चुअली समझ गए कि यूपीएससी किस हिसाब से ऑप्शन सेट कर रहा है तो हमें बाकी क्वेश्चंस भी आसान, मतलब सॉल्व करना ना थोड़ा सा आसान हो जाएगा रिलेटिवली। समझो, ये पहला कह रहा है कि कॉपर स्मेल्टिंग प्लांट की बात हो रही है और कह रहा है दे में रिलीज लीथल क्वांटिटीज़ ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड इन द इन्वायरमेंट। यहाँ पे मे भी लिख रखा है, मे लिख रखा है, इसका मतलब हाँ हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। यही सोचते हैं ना, आज तक जो जितने क्वेश्चन सॉल्व किए यूपीएससी में सारे ऐसे ही करते थे। मे आ गया या फिर पॉसिबल आ गया, क्वाइट लाइकली आ गया, ऐसे सारे वर्ड्स आ गए तो आँख बंद करके सीधे मतलब सही मार देते थे। साइंस एंड टेक में तो यही चल रहा था गेम। ये गेम यूपीएससी ने थोड़ा सा चेंज कर दिया। यूपीएससी ने कहा कि साइंस एंड टेक के भी अगर क्वेश्चन आ रहे हैं तो आपको सोचना पड़ेगा, बिना सोचे क्वेश्चंस को सॉल्व मत करना, ठीक। पहला स्टेटमेंट है कि दे में रिलीज लीथल क्वांटिटीज ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड इनटू द एनवायरनमेंट। हाँ ठीक है, कर भी सकता है, ठीक है, कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता। एक बेसिक चीज़ जो हम बार बार भूल जाते हैं जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले ये फाइंड करना है कि क्या पूछा गया है, करेक्ट पूछा गया है, इनकरेक्ट। यहाँ पे करेक्ट पूछा गया तो सबसे पहले उसे सर्कल कर लो, मार्क कर लो। आगे, द कॉपर स्लैग कैन कॉज द लीचिंग ऑफ सम हैवी मेटल्स इनटू द एनवायरनमेंट। लीचिंग some heavy metals into the environment can cause leaching some heavy metals। हाँ ठीक है, कर सकता है, कुछ हैवी मेटल्स का लीचिंग तो होता ही होगा। कॉपर स्लैग में कुछ तो मेटल्स होंगे ना जो हैवी होंगे। आगे, दे में रिलीज सल्फर डाइऑक्साइड एज पॉल्यूटेंट। किसी भी मेटल को, किसी भी ओर को आप ट्रीट करते हो तो आपको पता है ऑक्साइड्स निकलते हैं, सल्फर के निकलता है, नाइट्रोजन के निकलता है, में रिलीज, ये भी सही है।
अब यहाँ पे जो यूपीएससी ने जो गेम किया है ये पूरा ये पहले स्टेटमेंट में किया है, क्योंकि साइंस एंड टेक समझ के अगर इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं तो सीधे के सीधे डी मार्क कर देते हैं, ठीक है, एक कैंडिडेट। अब ये पहला स्टेटमेंट अगर हम फिर से पढ़े तो यूपीएससी ने कहा कि दे में रिलीज लीथल क्वांटिटी ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड इन द इन्वायरमेंट। अब देखिए कॉपर स्मेल्टिंग प्लांट है, ठीक है, कॉपर के ऊपर कोई ट्रीटमेंट चल रही है, स्मेल्टिंग कर रहा है, पिघलाता है उसे, ये सब करता है। तो अगर ये लीथल क्वांटिटी रिलीज कर रहा होता कार्बन मोनोऑक्साइड तो हाईली पॉसिबल था कि इसको बैन कर दिया जाता, ठीक है, या फिर बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड इन्वायरमेंट में इसको सेटअप किया जाता। और कॉपर जो स्मेल्टिंग प्लांट्स होते हैं ये जनरली तो इंडस्ट्रीज़ में आपको हर जगह मिल जाएंगे, समझ रहे हो। तो इसलिए ये जो पहली स्टेटमेंट होगी ना ये गलत होगी। एक नॉर्मल कैंडिडेट ये डी तीनों मार्क करेगा, और ये ऑब्वियस है, मतलब एक तरीके से जो ट्रेडिशन चल रहा था, जो रिचुअल चल रहा था यूपीएससी का, इसमें डी ही मार्क कर रहा था, ठीक है। और यहाँ पे मे भी लिखा है कि हो सकता है कि रिलीज़ करता ही हो, ठीक है, हाईली पॉसिबल है कि रिलीज़ करता हो, बट स्टिल अगर रिलीज़ कर रहा होता तो ये कन्फाइंड स्पेसेस में होती, वहाँ पे लोग काम नहीं कर रहे होते, ठीक है। ये भी आपको सोचना है, ये सोचना ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि ये थॉट प्रोसेस हमें साइंस एंड टेक के बहुत सारे क्वेश्चंस में अभी दिखने वाली है, इसलिए, ठीक है। अगर सिलेक्शन ले जाना है, अगर अपने नंबर बढ़ाने हैं, यहाँ पे अगर डी मार्क करते तो लॉस हो जाता 2.66 का, ठीक है। अगर सही मार्क करोगे तो 2 नंबर एक्स्ट्रा हो जाएंगे, उस 2 नंबर का ही खेल है, पूरा खेल उसी का चल रहा। तो इसलिए पहला स्टेटमेंट इसमें गलत है, जो बाकी 2 स्टेटमेंट्स है वो हमारे सही है, 2 और 3 है वो सही है। तो इसका आंसर आएगा बी, 17 बी आना चाहिए। देख लेते हैं एक बार 17 कहाँ गया, हाँ 17 का आंसर बी है, ये नीचे दिख रहा होगा आपको स्क्रीन पर, ठीक है। और चलता है हमारे क्वेश्चन पे वापस। ये सेम अगर मैं आपको दिखाऊँ तो अगर क्वेश्चन यहाँ पे ऑलरेडी पूछ रखा है इस पेपर में, हाँ फॉर एग्जाम्पल ये रहा 25th क्वेश्चन को ध्यान से देखना। 25th क्वेश्चन में क्या है, मैग्नेटिक पार्टिकल सस्पेंडेड नहीं है, सस्पेक्टेड लिखा है, सस्पेक्टेड टू कॉज न्यूरो डीजनरेटिव प्रॉब्लम्स, मतलब एक तरीके से दिमाग को पैदल करना, आर जनरेटेड एज इन्वायरमेंटल पॉल्यूटेंट्स फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग। ये कह रहा है न्यूरो डीजनरेटिव प्रॉब्लम्स कॉज कर रहा है ये मैग्नेटिक पार्टिकल्स, ठीक है, इनमें से कौन रिलीज़ करता है इनको। अब हाईली पॉसिबल है कि ना क्वेश्चन का आइडिया है, नो ऑप्शंस का आइडिया है। अब यहाँ पे साइंस एंड टेक समझ के अब सब लॉजिकली खेलेंगे, तुक्का ही मारना, और ऑप्शंस में क्या है, करेक्ट आंसर में फाइंड करना, और मल्टीपल ऑप्शंस आंसर हो सकता है। अब इनको पढ़िए ध्यान से। ब्रेक्स ऑफ मोटर व्हीकल, हाँ कर सकता है, नहीं कर सकता, कोई पता नहीं। इंजन ऑफ मोटर व्हीकल्स, हाँ ठीक है कर सकता है, नहीं कर सकता, ज़्यादा आइडिया नहीं है। माइक्रोवेव स्टोव्स विद इन होम, ठीक है कर सकता होगा, नहीं कर सकता होगा। आगे पावर प्लांट्स सेम, टेलीफोन लाइन सेम। अब यहाँ पे जब आप ऑप्शंस देखोगे ना तो ध्यान से देखना थर्ड वाला ऑप्शन। थर्ड वाला ऑप्शन ये कह रहा है माइक्रोवेव स्टोव्स विद इन होम्स, ठीक है, कह रहा है घर के अंदर जो माइक्रोवेव स्टोव्स रखे हैं ना इनकी बात हो रही है, और ये कह रहा है न्यूरो डीजनरेटिव प्रॉब्लम्स करता है। तो अगर ऐसी प्रॉब्लम्स अगर ये माइक्रोवेव स्टोव्स करते हैं तो इनको क्या घर में रखा जाता, इनको क्या कर दिया जाता, बैन, समझ रहे हो। घर में तो एब्सोल्युटली दीज डिवाइसेस वुड हैव बीन रिस्ट्रिक्टेड, सरकार सीधे पॉलिसी बना देती। आँख बंद करके अगर ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहा होता तो ऑप्शन आता डी, 1 2 3 4 5, ठीक है। और थोड़ा सा अगर दिमाग लगा कि ये क्वेश्चन अगर हम अगर सोचे तो क्या होगा, तीसरा तो नहीं होगा भाई, घर के अंदर ऐसी चीज़ें तो नहीं रहेंगी। जैसे कॉपर वाला अभी अपने ने क्वेश्चन देखा ऊपर कि कॉपर स्मेल्टिंग प्लांट्स है, तो अगर लीथल क्वांटिटी अगर रिलीज़ कर रहा है कार्बन मोनोऑक्साइड की तो वहाँ पे लोग नहीं काम कर रहे होंगे, रिस्ट्रिक्टेड एरिया में वो बना रखी होगी। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ लग रहा है। 3 को करो एलिमिनेट, 3 गया, बचा आपका ऑप्शन बी, तो इसका आंसर आ जाएगा बी, 25 का बी आंसर देखते हैं। 25 पे चलते हैं, देखिए 25 का ऑप्शन है बी, ठीक है। तो देखा आपने कि सेम लॉजिक 2 क्वेश्चंस में एक ही पेपर में लगा, दोनों साइंस एंड टेक के क्वेश्चंस हैं। इसीलिए ये सीरीज़ लाई है हमने कि थॉट प्रोसेस पूरा पता चलना शुरू होना चाहिए, क्योंकि ये जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं ना हम, ये पूरा थॉट प्रोसेस का ही खेल है। वहाँ पे शांति से बैठ के 2 घंटे अगर दिमाग लगा के अगर कोई बैठ गया कैंडिडेट सॉल्व करने के लिए, जिसने ठीक ठाक पढ़ाई कर रखी है, पहले से पढ़ रखा है, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन ऐसे हैं कि बिना पढ़े तो नहीं सॉल्व होने वाले। कोई अगर ये कह देता है कि मैंने बिल्कुल भी तैयारी नहीं की, वहाँ गया बैठा तुक्के मारा मुझसे क्वेश्चन हो गया, तो ये पॉसिबल नहीं है सीधे सीधे, ठीक है। या तो उसके तुक्के बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं या फिर दैव्य शक्ति है उसके पास, ठीक। और ये दोनों टाइप के कैंडिडेट फिर आगे निकलते नहीं है, मेंस नहीं निकलता।
तो चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हम कहाँ थे? हम थे 17 देख लिया हमने, 18 पे चलते हैं। विद रेफरेंस टू फर्नेस ऑयल, फर्नेस ऑयल की बात हो रही है। कोई ऑयल है जो फर्नेस से निकलता है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इट इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ ऑयल रिफाइनरीज, ठीक है, हो सकता है कोई लीथल वीथल ऐसा कोई चक्कर तो यहाँ चल नहीं रहा। क्या फाइंड करना है? करेक्ट फाइंड करना है, ठीक है। सम इंडस्ट्रीज यूज इट टू जनरेट पावर, हाँ हो सकता है, तेल है, करते होंगे, कुछ ना कुछ तो करते ही होंगे। इट्स यूज कॉजेज सल्फर एमिशन इनटू द एनवायरनमेंट, हाँ सल्फर, नाइट्रोजन, ये सब यूजुअल एमिशंस। अब यहाँ पे कोई एक्सट्रीम स्टेटमेंट है नहीं जिसको हम नकार सके या बोल सके ये तो 100% गलत होगा, ये जनरिक है, ठीक है। ये सब तीनों के तीनों स्टेटमेंट जनरिक है, इसलिए इसका आंसर आ जाएगा सीधे डी। कोई भी एक स्पेसिफिक स्टेटमेंट को यहाँ हम सीधे सीधे एलिमिनेट नहीं कर पा रहे। तो ठीक है, यहाँ पे हमने साइंस एंड टेक के 2 टाइप के क्वेश्चन देखे हैं, जिसमें एक क्वेश्चन ऐसा है जो घुमा फिरा के ज़बरदस्ती उसमें ऐसी स्टेटमेंट डाली गई है जो 100% गलत होगी, मगर अगर हम क्वेश्चन नहीं पढ़े तो वो स्टेटमेंट भी हम मार्क कर देता है। जैसे स्मेल्टिंग वाला क्वेश्चन था, या फिर न्यूरो डीजनरेटिव वाला था, या फिर 18th वाला, ये ऐसे जनरिक वाले क्वेश्चन। अब ऐसे जनरिक वाले क्वेश्चन में भी हमें अपना एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना, ठीक है। यहाँ के जनरिक स्टेटमेंट्स सही है तो उनको मार्क करते जाना है। 18th हो गया, 19 देखते हैं। व्हाट इज़ ब्लू कार्बन? ये सारे क्वेश्चंस लॉजिकल होते हैं। जैसे ब्लू लिखा है तो ब्लू किससे रिलेटेड होगा? ओशन से। अब ओशन से रिलेटेड कुछ होगा स्टेटमेंट यहाँ पे, वो सही होगा। कार्बन कैप्चर्ड बाय ओशंस एंड कोस्टल इकोसिस्टम, कार्बन सीक्वेस्ट्रेटेड इन फॉरेस्ट बायोमास, फॉरेस्ट तो नहीं होगा। कार्बन कंटेन इन पेट्रोलियम नेचुरल गैस, नहीं। कार्बन प्रेजेंट एटमॉस्फेयर, नहीं। किसकी बात हो रही है? ओशन की बात हो रही है, क्योंकि यहाँ ब्लू है, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा ए, समझे। तो काफ़ी क्वेश्चन नोमेनक्लेचर से भी हो जाता है, ब्लू लिखा तो इसलिए ए हो जाएगा। आगे, इन द नेचर विच द फॉलोइंग इज द मोस्ट लाइकली टू बी फाउंड सर्वाइविंग ऑन द सर्फेस ऑफ द सॉइल। ये क्वेश्चन अगर कोई मेडिकल वगैरह का स्टूडेंट है तो उसके लिए आसान होगा, या फिर किसी ने जो साइंस एंड टेक है उसके लिए, अगर उसकी एनसीईआरटी पढ़ रखी है और एग्जैक्टली अगर उसे याद है कि कौन सर्वाइव करता है कौन नहीं करता, तो उसके लिए आसान होगा, ठीक है। ये 2 टाइप के स्टूडेंट्स हैं, या फिर जिन्होंने लूसेंट रट रखी है। लूसेंट की तो जनरल अवेयरनेस की जो किताब है। इन शॉर्ट ये फैक्चुअल है पूरा का पूरा। अगर आपको याद है फैक्चुअली तो आप ये क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे, अदरवाइज थोड़ा डिफिकल्ट है। समझते हैं कैसे? कह रहा है कि सॉइल के बिना इनमें से जो कौन से एनिमल्स वगैरह है या फिर ऑर्गेनिजम्स है वो उग सकते हैं। अब पहला फर्न क्या होता है? सबसे पहला मुझे पता ही नहीं फर्न क्या होता, ठीक है। और मैं ये अज्यूम करके चल रहा हूँ मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स को नहीं पता है फर्न वन क्या होता है। लाइकन, मॉस, इनके नाम सुने होंगे मगर इतना दिमाग लगाया किसी ने नहीं पढ़ा होगा। मशरूम हमें पता है, मशरूम हमने देख रखे हैं। मशरूम क्या है? क्रिकेट वगैरह खेलते तो ग्राउंड्स पे हमने देख रहे हैं। तो यहाँ बोल रहा है कि सरफेस विदाउट सॉइल, वहाँ पे मशरूम उगता है। अब बहुत बार आपने देखा होगा किसी प्लांट से मशरूम निकल रहा है, कहीं से भी निकल रहा है। तो कहने का पूरा सार ये है कि इस क्वेश्चन को एग्ज़ाम में सॉल्व करना थोड़ा डिफिकल्ट है, एज लॉन्ग एज आपको पता हो। अगर पता है एक्चुअली पूरा तो सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि अगर मैं एग्ज़ाम में बैठा होता, मैं सॉल्व कर रहा होता, तो मेरे हिसाब से ये था कि मशरूम है, मशरूम को भी मैंने देखा हुआ है कि सॉइल के बिना उग जाता, तो वो चौथा भी मैं मार्क कर देता, ठीक है। तो या तो 1-4 होता या तो 1-3-4 होता मेरे हिसाब से। अब मॉस उसके बारे में मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं था, बस ये पता है कि लाइकन और मॉस जो है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहता है, ठीक है। बट इस क्वेश्चन को एग्ज़ाम में सॉल्व करना मेरे लिए डिफिकल्ट होता। और ऐसे कैंडिडेट्स जिनको साइंस एंड टेक तो नहीं, बायो में अगर इतनी डीप में नॉलेज नहीं है या फिर इतना ढंग से नहीं रट रखा, तो उन्हें भी शायद डिफिकल्टी होती। तो इसको मैं ऐसे गोला मार कर देता, और अगर मेरे क्वेश्चन अगर अटेम्प्ट नहीं हो रहे होते तो लास्ट में मैं सोचता कि इस पर तुक्का मारा जा सकता है। तो चलिए 20 तक क्वेश्चन हमारे ख़त्म हो गए। आगे क्वेश्चन को हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे।